11,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय के बीच बर्फीली हवाओं के साथ खड़ा एक दिव्य मंदिर केदारनाथ। तो चलो आज के इस सफ़र में मेरे साथ त्रियोगी नारायण मंदिर से केदारनाथ की तरफ जानेंगे वो सारी डिटेल जो आपको केदारनाथ जाने के लिए मदद करेंगी। क्या है सोनप्रयाग में रहने और टैक्सी की व्यवस्था, पैदल यात्रा में कितना लगता है समय, विजिटिंग टोकन, आरती का समय और कैसे हुए मेरे सिर्फ 2 मिनट में दर्शन। तो चलो मेरे साथ शुरू करते हैं इस डिवाइन जर्नी को। जय श्री केदार। ये देखो आप, मावा की मिठाई एकदम भैया के यहाँ ताज़ी ताज़ी बनती है और अभी हम यहाँ पे खाएंगे पराठे। सो लॉरा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? There is a temple, and for me, let's see, it is like similar to Kedarnath. ओके, तो वही है कि स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सिमिलर लगा केदारनाथ वाले टेंपल से। त्रियोगी नारायण अगर आप आ रहे हो तो यहाँ एक दिन रुक सकते हो सोनमर्ग की भीड़ भाड़ से बच के। यहाँ रुकते हो तो आपका मतलब शाम को करने को छोटी मोटी चीज़ें, थोड़ा यहाँ पे गुफा है, आप गौरी गुफा वो जा सकते हो, शाम को फिर से टेंपल आरती विजिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे टाइम लग जाएगा। भैया का नंबर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आने से पहले कॉल करो। रेट्स वगैरह, रूम बहुत साफ़ सुथरे हैं, वॉशरूम पूरे साफ़ सुथरे हैं। तो चलो मैं नीचे चलता हूँ, सोनप्रयाग से आपको आगे का हाल दिखाते हैं। सो ये है देखो होटल। पास देखो कितनी बढ़िया धूप आई है। बाबा केदार ने हमारे दर्शन के लिए धूप भी बहुत अच्छी कर दी है। अब आप यहाँ से देखो एक बार नज़ारा। और इस वाली पोजीशन पे आपका मंदिर है, उसी से आप गुफा, गौरी गुफा भी जा सकते हैं और व्यू पॉइंट भी वहीं है। वैसे तो व्यू पॉइंट ऐसे ही होते हैं, आप इजीली किसी भी होटल की छत से ऐसे व्यू ले सकते हो। कभी कभी सोनप्रयाग में इतनी भीड़ हो जाती है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप एक रात यहाँ पे रुको। 25 से 30 मिनट लगते हैं यहाँ पहुँचने में और सुबह भी हमें आधा घंटा लगेगा नीचे जाने में। तो अब धूप बहुत हो गई है, मैं जाता हूँ, बाबा केदार के दर्शन करते हैं। तो जय श्री केदार। सो ऐसे ही खास अनुभव और बहुत अच्छी मेमोरीज़ लेके त्रियोगी नारायण को जय करके आगे बढ़ते हैं। और ये आप पार्किंग देखो, पूरी नीचे खचाखच भरी हुई है, तो अभी भी भीड़ अच्छी खासी है। सो मात्र 20 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे नीचे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पेड पार्किंग में अपनी बाइक को किया पार्क, जिसका पर डे कॉस्ट 150 रुपये तक होता है। वहीं कार की बात करूँ तो ये 300 रुपये तक रहता है। पीक सीजन के दौरान यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है और अगर आप लेट हो गए हो तो इससे पहले सीतापुर है जो 5 किलोमीटर पहले पड़ता है, वहाँ जाके भी आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ से पैदल जाना है हमें इस रूट से, यहाँ पे गाड़ी पार्क है और यहाँ से हम चलेंगे पैदल शटल सर्विस लेने के लिए। तो सोनप्रयाग में रुक रहे हो तो ऐसे ऐसे होटल आपको कई सारे मिल जाएंगे। सो देखो, सोनप्रयाग में ही आपको लॉकर रूम भी मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपना बैग को बहुत ही सेफली रख सकते हो। और क्लॉक रूम की जो कॉस्ट है वो अराउंड 100 रुपये के आसपास होती है। अब आपके पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन होते हैं, आप आगे चल के गौरीकुंड में भी बैग रख सकते हो, लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप स्टार्टिंग में ही बैग रख दो ताकि वापस आके आपको बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे अपना बैग लेना पड़े। बाकी यहाँ पे स्टे ऑप्शन की बात करूँ तो काफ़ी बजट धर्मशाला भी है यहाँ पे, जो आपको 400-500 रुपये के अंदर आराम से स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा होटल्स एंड लॉजेस तो काफ़ी है यहाँ पे। भाई ये है रजिस्ट्रेशन की लाइन, देखो छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे पासपोर्ट और आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, बहुत इजीली यहाँ पे हो जाएगा। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो जो आपका सोनप्रयाग की पार्किंग है वहाँ से भी लगभग आपको कुछ टाइम चलना पड़ता है। तो सोनप्रयाग के बाद अगला पड़ाव है गौरीकुंड। वहाँ जाने के लिए आपको एक शटल सर्विस वाली टैक्सी लेनी पड़ती है, जिसके लिए आपको लगभग सोनप्रयाग से 300-400 मीटर चलना पड़ता है। देखो ये वाला पुल पार करना है आपको पार्किंग से, और पार करते ही आपकी यहाँ पे आ जाती है ये जो वैन गाड़ियाँ लगी हुई है, यही आपको आगे गौरीकुंड तक लेके जाएंगी।
तो भाई लोग सोनप्रयाग से निकले तो थे हम बड़े अरमानों के साथ, सोच के कि अब सीधा गौरीकुंड पहुंचते हैं और ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। पर भोलेनाथ को शायद हमसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार था, क्योंकि एक दिन पहले यहाँ इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि शटल सर्विस वाली टैक्सी का रास्ता पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। और अभी क्या है, कल बारिश हुई थी तो पूरा रास्ता खराब हो गया, तो लोगों ने क्या किया, यहीं से रास्ता बना दिया। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है प्लीज़ ऐसे खतरनाक रास्ते मत लो, लेकिन लोग मानने वाले हैं नहीं। ये देखो पूरा ऐसे रास्ते से लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं। तो लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद एक टैक्सी वाले भैया ने हमारी शक्लों को देखकर आखिरकार हमें लिफ्ट दे ही दी। तो शुरू करते हैं अपनी यात्रा पैदल मार्ग जय श्री केदार। 11 बज गए। अब ऊपर जाके देखूंगा कि एग्जैक्टली किस टाइम पे पूरा कवर अप हुआ है। तो अभी मुझे डिस्टेंस तो पता नहीं है, बट अभी 12 बजने वाले, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया चलते हुए, और 1 घंटे में मैं झरने के पास पहुंचा हूँ। और घोड़े खच्चरों के साथ चलना इतना टफ हो गया है ना, क्या बताऊँ आपको। So far how you are feeling? It's like very good places, but too crowded. And some people who are ruling the Gauri service are so rude. ओके, तो वही बात है कि काफ़ी रूड लग रहे हैं उसे घोड़े वाले। देखो ये एरिया है जंगल चट्टी। 1 घंटे से ऊपर हो गया, मैं लगभग 1 घंटा 15 मिनट, तो 6 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। अभी भी बचा है आपका लगभग 12 जंगल चट्टी से। देखते हैं कितनी जल्दी होता है। लगभग अभी 12:30 होने वाले हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे। शाम की आरती एंजॉय करते हैं। अच्छी खासी भीड़ है आज भी, हालांकि पहले से कम हो गई है जो यहाँ पे लोग दुकानदार बता रहे हैं, पर फिर भी अच्छी खासी भीड़ है। तो ये देखो एक और वाटरफॉल, बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है, और ऐसी लोकेशन पे खच्चर वगैरह पानी पी लेते हैं। लगभग 8 किलोमीटर पूरा हो गया है 2 घंटों में, और अभी चढ़ाई जारी है। हल्के हल्के बादल भी लगते जा रहे हैं। इससे पहले कि मौसम और ख़राब हो, कोशिश करते हैं कि ट्रेल को पूरा किया जाए। देखो मंजिल तो महादेव ही हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का जो रास्ता है या फिर जो यात्रा है, वो हर मोड़ पे आपको नेचर से रूबरू होने का मौका देती रहती है। पहाड़ों के बीच से गुजरता ये रास्ता कभी नदियों को पार कराता है, तो कभी दूर से आ रही एक वाटरफॉल की आवाज़ सुनाता है। हर कुछ कदम पे आपको देखने को मिलते हैं कुछ थके हुए चेहरे, साथ में कुछ घोड़े और खच्चर। तो कहने को तो कई लोगों के लिए इस सफ़र को आसान बनाते हैं, लेकिन उनका दर्द अक्सर हमारे कैमरे में कैद नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, ये रास्ता सिर्फ मंदिर तक जाने की कहानी तक सीमित नहीं है, ये अपने आप को ढूंढने का भी एक रास्ता है। हर कदम पे भगवान भोलेनाथ का एक संकेत, एक इशारा है कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर। देखो अभी बज रहे हैं 3:44 और हम पहुँच गए हैं लिंचोली कैंप। मौसम हो रहा है मस्त। एक ये शॉर्टकट ले लिया था वो वाले से, पूरा ये और यहाँ पे एंड होता है ये शॉर्टकट। तो एक ही चीज़ सीखी है कि शॉर्टकट मत लो, वो ज़्यादा लॉन्ग पड़ता है, क्योंकि बहुत ही कीचड़ वाला है और रिस्की रास्ता है। नेवर टेक शॉर्टकट्स। या First check, because we have to wait so long in this shortcut, and the time we spend here waiting, it's the time that we can do normal path. देखो ये एक और ज़बरदस्त ग्लेशियर देखने को मिल रहे हैं, तो सोचो सर्दियों में ये कितने विशालकाय रूप लेते होंगे। और वो देखो आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे खरगोश भी हैं। शॉर्टकट ले लेके यार लगभग 1.5 किलोमीटर तो कम कर लिया है, पर शॉर्टकट मत लेना, अभी 2-3 लोग फिसले हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हो मत लेना शॉर्टकट, सही बता रहा हूँ। मेरे सामने एक आंटी जी फिसल गई और फिर एक बंदा ही फिसल गया।
अब मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह बनाता नहीं हूँ अगर कोई गिरे। और आपको दिखाता हूँ एक बार एक शॉर्टकट के बाद जो पॉइंट है उससे वैली कैसी दिख रही है, ये देखो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है वैली। छोटी मोटी चीज़ें ही है जो बोलूँगा आपको कि जो सुधार होनी चाहिए, वो है हमारे कंट्री का थोड़ा सिविक सेंस। देख सकते हो आप हर जगह इतनी सुंदर वैली में आपको बस जब जगह जगह पे ये देखने को मिलता है ना तो थोड़ा दिल दुखता है। और जैसे कि आप जानते हो मेरे संग लॉरा भी ट्रैवल कर रही है। सो उसने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि वाई इंडियंस जस्ट थ्रो थिंग्स लाइक एवरीवेयर एंड नॉट इन अ डस्टबिन। इसका जवाब मुझे नहीं पता उसे कैसे दूं, सिविक सेंस वाला। Please save nature. Okay. सो आप सोच रहे हो कि नेचर को सेव करो, प्लास्टिक को कचड़े में डालो। यही है बाबा केदार के उससे विश कि अपने देश की स्थिति सुधरे इस मामले में। बाकी सब बढ़िया है, ट्रेल को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो। ये है देखो घोड़े खच्चर का लास्ट पॉइंट। और इसके बाद जैसे ये पॉइंट आता है तो अब रह जाता है कम। सो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। लगभग समय हो गया 5:30, यानी कि 5.5 ही घंटे हमें लगे हैं ओवरऑल सब कुछ करने में। सो यहाँ पे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो टेंट और स्टे के बारे में पूछेंगे। आप यहाँ पे मोल भाव करा सकते हैं। फ़िलहाल मेरा बुकड है GMVN की डोरमेट्री, बिकॉज भीड़ को देखते हुए मुझे वही सेफ़ लग रहा था। सो अभी डोरमेट्री जाते हैं, अपना सामान रखते हैं और लाइन में लगते हैं नॉर्मल दर्शन के। सो मेरी केदारनाथ यात्रा के वक्त वहाँ पे टोकन सिस्टम था और मंदिर के निकट चलते हुए इसी रूट पे आपको टोकन काउंटर्स मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे इतनी बड़ी कतार रहती है वैसे, बट अभी के टाइम पे लाइन बहुत कम है। सो आई होप ईज़िली दर्शन हो जाए। अब देखते हैं, अभी ईज़िली हो रहे हैं दर्शन अंदर। सो फाइनली हम पहुंच गए थे बाबा केदार के बिल्कुल पास और बाकी बात है बाद में, पहले आप कीजिए दर्शन। तो बाबा केदार के दर्शन हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है और सच बताऊं तो आंखों में पूरे आंसू है, क्योंकि मतलब कुछ पर्सनल बिलीफ हैं उनके लिए मेरे काफ़ी टाइम से यहाँ इच्छा थी। बट सोचो ये बहुत पास है, मैं उत्तराखंड से ही हूँ और तब भी मेरे काफ़ी पास है, पर बाबा का बुलावा नहीं आया था। आज मतलब ऐसा भव्य नज़ारा देख के दिल खुश हो गया। और आप यकीन मानो शाम को मेरे दर्शन 5 मिनट में हुए हैं। मैं 6 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचा था, 5:30 के करीब। फटाफट से मैं अपने होटल में सामान रखा और रजिस्ट्रेशन वाले मैंने टोकन लिए, अंदर आया और जैसे ही पहुँचा तो सीधा मेरे दर्शन हो गए। और अब आरती देख के पूरा मन खुश हो गया है। एक बार आपको भी दर्शन कराता हूँ। जय श्री केदार बाबा। So Laura, finally we have reached after trailing so long, and you see the aarti. How was your experience and everything? It was very nice. I can see all people, all the devotees, like doing this ceremony. It's like very emotional. अब बहुत से लोगों को दर्शन को लेके डाउट होते हैं, तो देखो सिंपल सा डिफरेंस है कि जो मॉर्निंग का दर्शन होता है उसमें आपको महाअभिषेक, रुद्र अभिषेक ये सब करने को मिलता है। आप टेंपल के बिल्कुल अंदर वाले गर्भगृह में जाके शिवलिंग को टच कर सकते हैं। शाम के दर्शन में भी आप अंदर जाते हैं, लेकिन उस टाइम जो बिल्कुल अंदर का गर्भगृह होता है उसमें आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाता।
तो आपको दूर से ही देखना पड़ता है। तो यही एक फ़र्क आता है दोनों टाइम के दर्शन में। और रही बात वीआईपी दर्शन की, तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा भीड़ है तो आप वीआईपी दर्शन के थ्रू इजीली पीछे से एक्सेस कर सकते हो, और उसमें भी आपको सारी पूजा वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाता है। तो केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़े होने से ही पूरी थकान एकदम से गायब हो गई थी। और आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे श्री केदारनाथ जी को सुबह के समय, जानेंगे आसपास का एटमॉस्फेयर और साथ में कितनी लंबी लगती है यहाँ पे लाइन, और फिर दर्शन करेंगे भैरवनाथ मंदिर के, जिसके बिना कहा जाता है कि ये यात्रा केदारनाथ की हो जाती है अधूरी अगर आप इस मंदिर में नहीं जाते हैं। सो आई होप इस पूरी सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जाते जाते सिर्फ यही विश करूंगा कि जल्द ही बाबा केदार आपको भी दर्शन के लिए अपने प्रांगण में बुलाएं। जय श्री केदार।